हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इम्प्रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सुमित कुमार। आज फिर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बीपीएससी या सीजीएल 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोटीन जो है किसका बना होता है। ऑप्शन है आपका एमाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का या नाइट्राइड का। तो इसका उत्तर हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। इसका उत्तर होगा एमिनो अम्ल का। ये जो प्रोटीन है यह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है। इसको भी दो भाग में हम लोग बांट के देख सकते हैं। एक होता है 11 प्रकार का और एक होता है 9 प्रकार का। जो 11 प्रकार का एमिनो एसिड होता है यह शरीर में ऑलरेडी मौजूद होता है, जबकि 9 प्रकार का एमिनो एसिड है यह हम लोग बाहर किसी खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। ऑप्शन है आपके पास, पहला यूरिया, फिर है क्लोरीन, फिर है हाइड्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। तो देखिए संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो। तो आपको ऑप्शन से भी दिख जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है इसका संकेत होता है O2, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 और क्लोरीन का संकेत होता है Cl। यानी कहीं भी आपको कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि यूरिया का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह हमें कार्बन दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर यूरिया। यानी प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। इससे रिलेटेड हम आपको एक और प्रश्न बता दें। पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है यूरिया में। अगर प्रतिशत निकालना हो तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बटा टोटल यौगिक का परमाणु द्रव्यमान से हम भागा कर देंगे तो हमको प्रतिशत की मात्रा निकल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। मल में पाया जाता है या मूत्र में पाया जाता है या खेत में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो खेत में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो खेत में पाया तो नहीं जाता है, खेत में हम लोग डालते हैं। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि कितना डालते हैं। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, रह गया मल में। तो मल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो सबसे अधिक मात्रा जो है वह मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, और मूत्र में होने के कारण कभी कभी दुर्गंध भी आने लगता है, इसी यूरिया के कारण। मूत्र ज्यादा महक रहा है, इसका मतलब यूरिया की मात्रा ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पाचन शक्ति वाला हिस्सा है। आपके पास ऑप्शन बचता है एक अग्न्याशय और एक यकृत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध को पास्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है। देखिए सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे पास्चुरीकृत या पास्चुरीकरण भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दूध में उपस्थित जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी रोगाणु हैं, उन सबको नष्ट किया जाता है। ये कितने टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो 0 डिग्री ये तो होगा नहीं, 0 डिग्री पे तो बर्फ जमता है। 50 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका सही होगा 62 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो नॉर्मली आप इसको कह सकते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उबालें तो दूध के कीटाणु या रोगाणु जितने भी है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसका लेवल जो होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बट यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमें टिक करना होगा 62 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये बताना है कि दूध में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा का नाम क्या है। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। यानी हमारे शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या जो हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं,
को या तो प्रोटीन के रूप में लेते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, या तो वसा के रूप में लेते हैं। उसको डाइजेस्ट करना होता है, उसके डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेन, लाइपीन या पेप्सिन। ठीक है, तो आप लोग अभी तक आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। बाकी सब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पेप्सिन जो है ये क्या करता है कि हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, ऊपर वाला क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। आप लोग अभी तक बता दिए होंगे। आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। दूध में सबसे अधिक शर्करा पाया जाने वाला है लैक्टोज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। सफेद वाला भाग में, या पीले वाले भाग में, या दोनों भाग में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोटीन की बात कर रहा है। तो जो अंडा का एक सफेद वाला भाग होता है और एक पीला वाला भाग होता है। पीले भाग में भी प्रोटीन पाया जाता है, सफेद भाग में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो सफेद वाला हिस्सा है उसमें लगभग 2.7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि पीले भाग में उससे थोड़ा कम पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे सफेद भाग वाला भी है, पीले भाग वाला भी है, और दोनों भाग में भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों भाग में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि अंडे के किस भाग में सर्वोत्तम प्रोटीन पाया जाता है या सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सफेद वाला भाग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन किस में होता है। ऑप्शन है आपका गर्भाशय, छोटी आंत, गर्भाशय नलिका, या बड़ी आंत। ठीक है, गर्भाशय नलिका को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोला जाता है, गर्भाशय नलिका। और गर्भाशय नलिका में मिलने के बाद तब जाकर के वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। फिर कुछ महीनों बाद जो है एक स्वस्थ बच्चा जो है जन्म लेता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण भी कहा जाता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो जल का सूत्र तो आप लोग को पता है, H2O होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपको पता है, NaCl होता है। तो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी हो जाना। जल के साथ साथ और क्या निकल सकता है आपके शरीर से, तो वो निकल सकता है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी हम क्या कह सकते हैं, लवण कह सकते हैं या नमक कह सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए, तत्काल में कमी को पूरा करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नमक चीनी पानी का भी घोल आप पिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता पर, घनत्व पर, प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यास्थता और घनत्व, यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी दोनों पे। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता मतलब समझते होंगे कि किसी भी चीज को कितना खींचा जा सकता है और पुनः वो अपने पोजीशन पे आ सकता है। और घनत्व का मतलब आप समझते हैं, द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मात्रा बटा आयतन, इसका सूत्र होता है। घनत्व को अगर हम D से डिनोट करें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा M/V, यानी घनत्व बराबर M से हो गया आपका मात्रा यानी द्रव्यमान, और V से हो गया आयतन। ये फॉर्मूला हो गया घनत्व का, इससे घनत्व निकाल सकते हैं। तो जो ध्वनि की चाल है वो प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करता है और घनत्व पर भी निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। भूरा फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। तो दिया सलाई में आप माचिस को देखते होंगे कि उसमें कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन टाइप का आपको दिखता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका भूरा फास्फोरस।
कोई कोई माचिस आजकल ऐसा भी बन रहा है कि उसमें लाल फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो खास करके आप आंसर भूरा फास्फोरस ही टिक कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही ज्वलनशील है, चाहे लाल फास्फोरस हो या भूरा फास्फोरस हो, दोनों ही ज्वलनशील है, दोनों ही जलने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, दूसरा है डीडीटी, तीसरा है यूरिया और चौथा है ए तथा बी दोनों का। तो कीटाणुनाशक, कीटाणु को मारने वाले, ठीक है, इसको पेस्टिसाइड्स भी कहा जाता है। यानी इंग्लिश में एक वर्ड है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो खेतों वगैरह में जो है कीटाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि भाई यूरिया जो है ये तो खेतों में फसल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। तो आपके पास विरंजक चूर्ण है और डीडीटी है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। जबकि यहाँ पे डीडीटी, डीऑक्सी डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीडीटी का भी इस्तेमाल करते हैं और विरंजक चूर्ण का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हमारे आने वाले एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी का हो या CGL 4 जो कि सचिवालय सहायक में, सारे एग्जाम्स में मदद करने वाले हैं आपके। और आगे भी ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा और हम लोग का प्रयास है कि घटना चक्र और लूसेंट इन दोनों का भी हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम और दरोगा के एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।